हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा नया सेमेस्टर जो है उसका स्टार्टिंग लेक्चर है, पहला लेक्चर है। अगला सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और इस सेमेस्टर में थ्रू आउट द सेमेस्टर जो हम कोर्स स्टडी करने वाले हैं वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है ना। तो आपका बेसिक जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो इतने दिन तक आप +2 लेवल में स्टडी करके आए हो उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है ना। क्योंकि इसको आप उसकी तरह डील नहीं कर सकते, उनके फ्लेवर में ही इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो बेसिकली एकदम रिसेंट इसमें काम किया गया है, बहुत ही लेट में काम किया गया है मान लो। इसीलिए बहुत जगह पे देखोगे, बहुत कोर्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में देखोगे इसी कोर्स को एब्स्ट्रैक्ट ना बोल के मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलता है। ठीक है। क्योंकि एकदम नया टॉपिक है ना, फ्रेश टॉपिक है। ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर जितने भी फ्रेश टॉपिक आए हैं है ना, जिसमें काम हुए हैं या फिर अभी भी चल रहे हैं है ना, उनमें से वन ऑफ द टॉपिक या बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है। अभी सर ये जो चीज़ है ना, इसमें काफ़ी सारे नए नए चीज़ों के बारे में हम डील करने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स है ना। पहले तो आपको ग्रुप मिलेगा है ना, ग्रुप थ्योरी क्या है उसको डिटेल में समझेंगे हम। फिर रिंग थ्योरी मिलेगा उसमें है ना, फील्ड आएगा, वेक्टर स्पेसेस, अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें चलता जाएगा उसमें। बट आपके सिलेबस में कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें दिया गया है, फील्ड एंड वेक्टर स्पेसेस इंक्लूड नहीं किया है, बस ग्रुप एंड रिंग तक सीमित रखा है चीज़ों को। बट सर इसको जो पढ़ेंगे ना, अगर देखो, अगर आज मैं जिस सेकेंड सेम में ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो, एनालिसिस पढ़े हो, कैलकुलस पढ़े हो फर्स्ट सेम में, ठीक है ना, उस चीज़ को अगर मैं लिंक करने का कोशिश करूँ है ना, कि वो डायरेक्टली आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ लिंक्ड हो जाता है। आपको मालूम है कि उसका एप्लीकेशन किधर होना है बोले। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी कहीं भी फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, कहीं पे भी उसका एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो सर पढ़ने से पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए बोला कि ये चीज़ जो है, ये ब्रांच जो है वो अपने को यूज़ कहाँ पे करना है, या फिर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो भी रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही बस एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है जो मैथमेटिशियंस ने डेवलप किए। बिल्कुल उसका यूज़ भी है ना। कि मैं वन ऑफ द यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज़ है। जैसे आप देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कार्डनास ने बताया था, फिर बाई क्वाड्रेटिक का डेस्कर्टी, फेराडे, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपना अपना मेथड बताया और सारे इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। बट जो हकीकत है कि पेंटिक पॉलिनोमियल ऑनवर्ड्स, जो हाई डिग्री पॉलिनोमियल जितने भी हैं उनको अपन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। अभी देखो हिट एंड ट्रायल से अगर कोई सॉल्व हो रहा है तब तो हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो कंक्लूजन ये है कि सारे हाई डिग्री पॉलिनोमियल सॉल्व होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बट सॉल्व कर पाओगे वो ज़रूरी नहीं है। तो सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये ग्रुप थ्योरी एक्सप्लेन करता है। ठीक है। जो आपका परम्यूटेशन ग्रुप का कंसेप्ट है, ठीक है, देखोगे आप मेरे साथ कनेक्ट रहते, मतलब रहो आप आराम से, एक एक चीज़ में कनेक्ट करता जाऊंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कि क्यों पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, और जो पढ़ा रहे उसका बेसिक थियरी क्या है, उसका सोच क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, मैं साथों साथ बताता जाऊंगा आपको, चिंता मत करो उसके लिए। ठीक है। तो वही गैलो एक फेमस मैथमेटिशियन है, गैलोस थियरी जो अपन पढ़ते हैं उनमें हमें वही चीज़ सबसे अच्छे से सिखाया जाता है कि कब एक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो परम्यूटेशन ग्रुप के साथ वो पूरा कनेक्टेड है, उसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस में देखोगे ये ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है आज के डेट में, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा है, रिसेंटली इन्वेंटेड है, जो भी चीज़ आप बोलोगे है ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे एक और ब्रांच है, आप बहुत सारी जगह पे यार जेनेटिक्स में यूज़ होता है, क्रिप्टोग्राफी है ना, बहुत सारे चीज़ों में अच्छे तरीके से यूज़ होता है ग्रुप थ्योरी है ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपन देखते हैं है ना। हमारा सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स है ना, उन 5 यूनिट्स में 3 यूनिट में पूरा ग्रुप थ्योरी को उन्होंने कवर किया है ना। ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट ही लगभग आपका सिलेबस में डाल दिया गया है, मैक्सिमम 80% आप बोल सकते हो डाल दिया गया है। और आखिरी के 2 यूनिट में मान लीजिए आपका रिंग थ्योरी दिया गया है। वेक्टर स्पेसेस एंड फील्ड आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। ठीक है। बट उसको भी अगर आप चाहते हो बिल्कुल डील कर सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, मैं पहले ही एक चीज डिस्क्लेमर की तरह आपको बता देता हूँ दोस्त, इस पूरा 5 यूनिट में थ्रू आउट द सेमेस्टर, इस पूरा सब्जेक्ट में अगर आप ज़्यादा
वो रटाफिकेशन के दिमाग से अगर आप समझने गए ना कि बोले सर जो करा रहे हैं हम बिना समझे याद कर लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ कर लेंगे या एग्ज़ाम से पहले दिन पढ़ लेंगे या फिर एक आध हफ्ता पहले बैठ करके पढ़ लेंगे, तो आपका कहानी नहीं बनने वाला। मतलब इसमें तो बैक आपका लग जाएगा, ये कन्फर्म है, मैं फॉर श्योर आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ये सेमेस्टर आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आसान बनाऊंगा, बट आसान उन्हीं के लिए बनेगा, मैं तो बना के दूंगा आसान, ठीक है, मैं तो आसान उसको डील कर करके आसान बना के दूंगा ताकि एकदम आसान भाषा में आप समझ पाओ ग्रुप थ्योरी को। बट भाई उसको आसान बनाना से मेरे हाथ पे नहीं है ना। उसको आसान बनाना मतलब क्या कि एक बार पढ़ लेंगे, अच्छा समझ में आ गया सर ये थ्योरम बड़ा आसानी से क्लियर है, पूरा समझ में आ गया कि आपने क्या समझा है। बट वो सफिशिएंट नहीं है ना दोस्त, ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे कि वो चीज़ सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है? सफिशिएंट है कि उस चीज को, उस डिफिकल्ट चीज को जब आपके सामने मैं आसान बनाऊंगा तो आसान बनने के बाद उसको याद भी तो रखना पड़ेगा दोस्त आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर जाकर के लिखना है कॉपी में तब जाकर के आपको चीजें याद भी रहना पड़ेगा। आप कितना भी टैलेंटेड हो जाए, चीजें आप याद नहीं है तब एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बता करके दे रहा हूं, आप कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, बट दिन में आप एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और पढ़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मेमोराइज करना है उसको, नहीं, जितना बार लर्न करोगे उसको नए तरीके से सीखने का प्रयास करो, जितना बार उसको लर्न करोगे और बेहतर तरीके से उसको समझने का प्रयास करो, तो अपना आप ही वो चीज़ याद हो जाएगा। आपको स्ट्रेस लेकर के याद करने का कोई खास ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ जानते हो, आप बहुत मतलब ग्रेजुएशन लेवल में आप ये चीज़ जानते हो ऑलरेडी कि रटना और याद करने के बीच में क्या डिफरेंस होता है। याद लोग समझ के करते हैं, याद हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, टॉपर हो, कोई भी चीज़ हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट रटना जो लोग बिना समझे काम चलाना चाहते हैं एग्जाम से पहले प्रेशर में, या फिर उनका आदत ही ऐसे होता है, वो लोग ही रटते हैं, जिनका कोई आउटपुट नहीं है, फायदा नहीं है। आप बोलोगे बहुत डिफिकल्ट है, कुछ होगा ही नहीं आपका, क्योंकि पूरा सेमेस्टर 5 यूनिट में सिर्फ थ्योरम 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 वही चलता जाएगा। अलग अलग ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन क्या है, वो डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रिंग का डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन, सारे थ्योरम ऊपर बेस्ड रहेगा पूरा 5 के 5 यूनिट। चलो आखिरी सेमेस्टर एनालिसिस में तो कम से कम आपको कहीं ना कहीं पे जाके इन्फिनिट सीरीज टेस्ट वगैरह मिल गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको मिल गया था, इसीलिए आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो गया होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे वही चीज़ चलने वाला है, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, थियरी 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 चलता जाएगा, है ना, सिर्फ थ्योरम्स ही आने वाले, ठीक है। और उनको समझना है, उन थ्योरम्स को हमें एक एक प्रॉब्लम की तरह डील करना है, अदरवाइज आप बहुत ही स्ट्रेस महसूस करोगे दोस्त, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से इनको पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस तो उतना ही है, पढ़ना तो पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़, है ना। बट अगर आप स्ट्रेस लेकर के पढ़ लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बताते जा रहा हूँ, कनेक्ट करते जाना मेरे साथ साथ, है ना, एकदम पूरा फील दिलाऊंगा सब्जेक्ट का। ये मेरा प्रॉमिस है, और आपका प्रॉमिस क्या होना चाहिए कि सर आप रेगुलरली पढ़ोगे। अगर रेगुलरली पढ़ोगे नहीं, आप कनेक्ट नहीं रहोगे सब्जेक्ट के साथ, तो वही होगा कि एग्जाम के एंड में जाकर के आपका इतना बर्डन आ जाएगा, और उधर जल्दबाजी में आप चीज़ों को याद करने जाओगे, और याद करने जाओगे तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा सेमेस्टर अगर कंसिस्टेंटली आप नहीं पढ़ते हो तो बोला प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यूनिट 1 है। ग्रुप थियरी बेसिकली 3 यूनिट दिया गया है ना। यूनिट 1 में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, साइक्लिक ग्रुप है, वो सारी चीज़ों को हम डील करने वाले। तो चलिए, ग्रुप थियरी स्टार्ट करने से पहले दोस्त, है ना, अच्छा यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, है ना, ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है अगर ग्रुप को समझना चाहते हो आप, ठीक है। फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकली देखो, सारी चीज़ को आप एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं एक आध एग्जाम्पल देकर के समझा दूंगा फिजिकली कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, बाकी आप खुद से आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर सोचने बैठ जाओ आप आराम से कनेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, बिल्कुल, और लास्ट में थ्योरम जो भी रिलेटेड टू ग्रुप है उन सारी चीज़ को हम देखने वाले, बेसिक जितने भी थ्योरम्स हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, और आप लोग ये पहला पेपर दोगे, नहीं, आप लोग ये पहला पेपर दोगे, क्योंकि 4th सेम का पेपर अभी तक मेरे ख्याल से CBCS में हुआ नहीं, है ना। एक ही बार मौका आया था लास्ट ईयर को, और उस वक्त कोविड की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, है ना, मार्क्स दे दिया गया था पहले का नंबर से, इसीलिए
फोर्थ सेम का जो पेपर अगर इस साल को होता है तो वो फर्स्ट पेपर होगा CBCS असम यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चलो तो इसीलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेरे को हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बोला यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट बैच होंगे जो पेपर देने वाले हो। ठीक है, अगर अपन डिटेल में बात करें चीज़ों को तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, है ना, कि मैं जो भी थियोरी पोर्शन है, देखो है ना, जो भी थियोरी पोर्शन है, डेफिनेशन है, मेरे को लग रहा है कि मैं डिक्टेट करके आराम से आपको लिखा सकता हूँ, जैसे अपन क्लास में करते भी है। जो थ्योरम पार्ट होगा वो मैं बिल्कुल लिख करके अच्छे से प्रूफ करके दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट सारी चीज़ अगर मैं लिखने चला गया बोर्ड में, तो वो क्लास का एक मेरे को वो फ्रिक्वेंसी भी मैच नहीं होता है टॉपिक के साथ, है ना, और अच्छा भी नहीं लगता है। हर चीज़ क्या लिखोगे, है ना। तो कुछ चीज़ें जो मैं समझाने में ज़्यादा बिलीव रखूँगा उस चीज़ को मैं डिक्टेट करा दूंगा, तो आप प्रॉपरली मेरा बात को सुन के लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन देखने वाले बाइनरी ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले अपन क्या देखने वाले, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का अगर मैं बात करूं, है ना, तो आपको सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। क्या लेना होगा, नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। उसके ऊपर ही मैं आपको समझा सकता हूं कि बोला बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। मान लीजिए ए हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है दोस्त, ए हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट अगर है तो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, चाहे एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो, एलिमेंट्स तो होंगे। चाहे वो फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, हमें मतलब है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस ए सेट के ऊपर समझिएगा, कनेक्ट करते जाइएगा, इस ए सेट के ऊपर अगर मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, मान लीजिए स्टार। ठीक है, अभी ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, या फिर और किसी प्रकार का क्या बोलते हैं ऑपरेशन जो आप खुद से डिफाइन करना चाहते हो। आप बोलोगे सर और किसी ऑपरेशन, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन यही होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। नहीं, प्लस और इनटू होता है, माइनस डिवीजन, माइनस प्लस के फॉर्म में ही आता है और डिवीजन इनटू के फॉर्म में ही आता है। बेसिक तो दो ही होता है, प्लस और इनटू। बट उनके अलावा किस तरीके से ऑपरेशन हम बात करें, आप जो प्लस का बात कर रहे हो वो प्लस का मतलब क्या होगा, वो प्लस का मतलब ए प्लस बी होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे। मैंने मान लो एक और ऑपरेशन बना दिया जहां पे मैंने इसको बोल दिया स्टार। ठीक है, और वो मैं आंसर निकाल रहा हूं उसका a प्लस बी बाई 2, मतलब प्लस करके जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। वो भी तो एक प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये स्टार का मतलब प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये 4 ही होगा। इन 4 के अलावा भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आपके पास है, आप खुद से बना सकते हो इस प्रकार के ऑपरेशन। हम करेंगे भी क्वेश्चन, जब ग्रुप प्रूफ करने जाएंगे हम करेंगे भी इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, आप चिंता मत करो। पहले ये समझ जाओ कि बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे इसको। ये तो ऑपरेशन का बातचीत हो गया, अभी इसको बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे इसको समझ जाओ। दोस्त ये बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा, दोस्त ये बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब इसी नॉन एम्प्टी सेट से हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। इसी नॉन एम्प्टी सेट से हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, मान लो स्मॉल ए और स्मॉल बी, और उन दोनों को हम इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करेंगे। उन दोनों को हम इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो अगर उसी सेट में बिलोंग कर गया, मतलब जो रिजल्ट आया वो अगर उसी सेट का एक एलिमेंट हो गया जिस सेट से स्मॉल ए और स्मॉल बी अपने पिक किए, तो कंफर्म है कि ये जो स्टार होगा वो इस ए सेट के अंडर पे एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्त। छोटा सा चीज है, छोटा सा कंसेप्ट है, कनेक्ट करते जाइए, बड़ा मजे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला, वापस नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा, याद रखिएगा। स्टार जो है उसको अपन बाइनरी ऑपरेशन तभी बोलेंगे अंडर द नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, इफ स्मॉल ए स्टार स्मॉल बी बिलोंग्स टू द सेम नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, where small a and small b belongs to that non-empty set capital A। समझ में आया, क्लियर है कि सर स्टार किसी ऑपरेशन का अगर आप बात करते हो तो उसको बाइनरी ऑपरेशन सर तभी बोलेंगे अगर वही ऑपरेशन
कि थ्रू अगर कोई भी दो एलिमेंट इसी सेट का ऑपरेट होता है तो जो रिजल्ट आने वाला है वो उसी सेट में बिलोंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग लगाइए बाइनरी ऑपरेशन, लगाइए कॉपी में हेडिंग बाइनरी ऑपरेशन, लगाइए हेडिंग, ठीक है? उसके अंडर पे लिखिएगा फटाफट। हाँ लिखिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार is such an operation which operates two elements of a same non-empty set capital A, of a same non-empty set capital A, of a same non-empty set capital A, and the outcome is an element of that set capital A, and the outcome is an element of that set capital A, and the outcome is an element of that set capital A। क्लियर है दोस्त? अच्छा, तो अब समझ गए कि सर बाइनरी ऑपरेशन स्टार को मैं कब बोलूंगा, जब कैपिटल ए का दो एलिमेंट उसी ऑपरेशन के अंडर पे, कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है, ये दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बोला डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं। मान लो अगर ये सेट सिंगलटन सेट हो जाता है तब तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा ना, तो उसी एलिमेंट को हम दो बार पिक करेंगे, उन दोनों बार में पिक करके अगर उस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट किया और जो आंसर आएगा वो आंसर अगर उसी सेट पे बिलोंग कर गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। बट ये जो कहानी होगा वो सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो पांचों एलिमेंट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से पॉसिबल होगा सबके बीच में होना पड़ेगा। दैट इज सेट में मान लो अगर 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, तो 1 और 2 को अगर ऑपरेट किया तो रिजल्ट जो आएगा वो भी यहां पे होना चाहिए, मतलब इन पांचों में से कोई ना कोई होना चाहिए। 1 3 वो भी होना चाहिए, 1 4 का रिजल्ट भी होना चाहिए, 1 5 का भी होना चाहिए, 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे उन सब का जो आउटपुट आएगा वो उसी सेट में बोला क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? वो उसी सेट में क्या बोला, बिलोंग होना चाहिए। दोस्त समझ आ रहा है? बोला कनेक्ट कर पाओ नहीं? क्लियर है? बोला चलो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। बात समझ आ रहा है? अच्छा, यहां तक तो अपन क्लियर हो गया बात। अच्छा, इस चीज को आपको याद आ रहा होगा कि कुछ आप +2 लेवल में बाइनरी फंक्शन नाम का कोई चीज शायद कहीं ना कहीं पे कुछ डील किए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल याद आ रहा है सर, ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हम कि बिल्कुल हमने ऐसा कुछ कहीं ना कहीं पे तो सुना है सर बाइनरी फंक्शन बोल के। ठीक है सर, तो अगर मैं बोलूं कि ये एक बाइनरी फंक्शन की तरह डील करो आप, ठीक है, ये बाइनरी फंक्शन की तरह डील करो, तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं? इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, सही बताइएगा दोस्त, कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कि जैसे हम लिखते थे ना उधर फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस प्रकार से हम लिखते थे, f:(a से b ऐसे लिखते थे ना, जहां पे a जो था वो फंक्शन का क्या होता था, डोमेन ऑफ द फंक्शन होता था, सही बात है, और b जो था वो क्या होता था, टोटल आउटपुट था, टोटल आउटपुट, दैट इज कोडोमेन। ठीक है, और रेंज जो होता है वो बी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं इसी चीज को यहां पे लिखने जाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, f के जगह पे मैं स्टार लिख देता हूं, दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कोलोन, है ना। अभी यहां पे जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, आप सोचो, आप क्या कर रहे हो कि सर इसी सेट से दो एलिमेंट पिक कर रहे हो, ए और बी, ठीक है ना। तो अगर मैं ए और बी पिक करके एक ऑर्डर पेयर बना रहा हूं बार बार a, b, तो आप सोचो ना कि ये जो ऑर्डर पेयर जो आपके पास बन रहा है, ऑर्डर पेयर मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में जो भी आप लिखते हो, है ना, a, b, सही बात है। तो ये अगर ऑर्डर पेयर का अगर मैं बात करूं कि यहां से आप दो एलिमेंट पिक करके a, b बना रहे हो, तो ये दो एलिमेंट आप ऐसे भी तो बना सकते हो, a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वही तो a, b होगा ना। सोचो ना यार, a और a के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने चला गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है आपको पता है, तो यहां का कोई भी एक एलिमेंट से इधर का कोई भी एक एलिमेंट रिलेट हो रहा है। मान लो यहां पे अगर a उठ रहा है तो यहां पे b उठ रहा है, यहां पे अगर b उठ रहा है तो यहां पे a उठ रहा है, तो ऐसे सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ जाता है ना आपके पास। अगर मैं डोमेन के जगह पे यहां पे
ए क्रॉस ए लिख देता हूं तो बिल्कुल सही बैठता है मेरे ख्याल से। क्लियर है क्या? क्योंकि ए क्रॉस ए जो भी सेट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो होगा, तो एक सेट ही ना दोस्त, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे दोस्त, वो एक एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रहेगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, वो सारे के सारे एक एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रहेगा। बोला क्लियर है? तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रहा, ठीक है, तो वही तो हमें चाहिए, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन जब भी चेक करने जाते हैं तो हमें जो एलिमेंट का जरूरत होता है वो क्या होता है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में ही होता है, ए कॉमा बी। देखो ना, ए और बी के बीच में स्टार लगाया, फिर जो रिजल्ट आया वो उसमें है या नहीं चेक कर रहे थे, तो वो किस में है या नहीं चेक कर रहे थे, ए पे है या नहीं चेक कर रहे थे। दैट इज जो रेंज आने वाला था वो क्या आने वाला था, क्या रेंज एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आने वाला है? बिल्कुल नहीं, रेंज एक सिंपल सिंगल एलिमेंट होगा, वो किसी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होगा, क्योंकि हम चेक करते थे ना रेंज जो है वो इसी सेट पे बिलोंग करता है या नहीं, और इस सेट का सारे एलिमेंट तो एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्मेट में है, वो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ी ना, नहीं, जो डोमेन था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, बट जो रेंज सेट होगा वो ए पे ही बिलोंग करने वाला है। तो चलिए कोडोमेन जो होगा वो लार्जेस्ट पॉसिबल रेंज जो है वही हम सेलेक्ट कर लेते। रेंज का मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, ए ही होगा, ए के बाहर तो रेंज नहीं जा सकता ना, अगर ए के बाहर रेंज गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन थोड़ी ना होगा। अगर एक ए और ए का मतलब ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट, दैट इज इसी एलिमेंट से, देखो ए क्रॉस ए का कोई भी एक एलिमेंट लेना और इसी एलिमेंट इसी सेट से दो एलिमेंट पिक करना, बात तो बराबर है। समझ में आ रहा है ना? इतना अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को फील करते हो तो आराम से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सर ए क्रॉस ए से कोई भी दो एलिमेंट लेना, बार बार गलत बोल रहा हूं यार, ए क्रॉस ए का कोई भी एक एलिमेंट लेना या फिर कैपिटल ए नॉन एम्प्टी सेट से दो एलिमेंट लेना, बात एक ही है दोस्त, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बोला ठीक है, लेकर के अगर रेंज मेरे को इसी सेट में मिलता है, आउटपुट इसी सेट में मिलता है, तो बात क्या हो जाएगा, बाइनरी फंक्शन हो जाएगा। अगर इस सेट में नहीं मिलता है तो बाइनरी फंक्शन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली मैं कोडोमेन जो रखूंगा वो क्या रखूंगा, ए ही रखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो आपने जो डेफिनेशन अभी लिखे हो उसके नीचे आप ये चीज चिपका दीजिएगा और फायदा हो जाएगा। और ये सब जो रफ वर्क मैंने समझाया वो साइड में लाइन खींच के आप रफ वर्क में लिख दीजिएगा अगर आपको जरूरत है तो, या फिर अगर आप गजब का इंटेलिजेंट हो तो आप डायरेक्टली बोला याद रख पाए तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैंने बाइनरी ऑपरेशन का जितना भी बातचीत है मैंने आपके साथ कर लिया है ना, उससे ज़्यादा बातचीत करने का कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है ना, आगे बढ़ते चलिए। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए आप, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, हेडिंग लगाई कॉपी में एग्जाम्पल्स। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का कोई एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो और चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाएंगे। याद रख लीजिएगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक स्टार को मैं बाइनरी ऑपरेशन अंडर अ सेट तभी बोल पाऊंगा जब उस सेट से कोई भी दो एलिमेंट पिक करके मैं उसी ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करूंगा और रिजल्ट जो है वो मेरे को उसी सेट में बिलोंग करता हुआ दिखेगा, तभी मैं उस स्टार को उस सेट के अंडर पे एक बाइनरी ऑपरेशन बोल पाऊंगा। ठीक बात है, चलो एग्जाम्पल्स। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, कनेक्ट कीजिएगा बोला पूरा। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या सही लिख रहा हूं क्या आप बताइएगा एक बार। प्लस एंड इनटू, ठीक है, जो हमारा प्लस होता है इनटू होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन, बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन, बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको बोला क्या है, देखो बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन देने से नहीं चलेगा, ऑपरेशन के साथ सेट भी देना पड़ेगा, ये आप जानते हो, क्योंकि सेट अगर नहीं दिया तो हम एलिमेंट कहां से पिक करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्यों बाइनरी ऑपरेशन लिखा गया है, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर का सेट से अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट पिक करता हूं, ठीक है, उन दोनों को मान लीजिए हमने क्या किया, ऐड किया, प्लस बोला है ना, तो ऐड अगर करता हूं तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर ही होगा, ऑब्वियसली ये सभी समझता है। तो अगर सम ऑफ टू नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर ही होगा तो इस ऑपरेशन के अंडर पे इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट एनी टू एलिमेंट होना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड होने से नहीं चलेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर का आउटपुट अगर नहीं मिलता है उसी सेट पे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो अगर मैं दो एलिमेंट पिक करता हूं और दोनों को ऐड करता हूं तो ऑब्वियसली इसी सेट में बिलोंग करेगा, अगर बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली कोई भी दो एलिमेंट को अगर यहां से पिक किया और इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट किया, दैट इज अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो अपने को एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो कंफर्म ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये दोनों के दोनों क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। बट उसी जगह पे आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को चेक कीजिए जरा, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना, बोथ आर नॉट। क्यों पॉसिबल नहीं होगा दोस्त, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर पिक करते हो, पिक करने के बाद अगर इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करते हो तो क्या रिजल्ट उसी सेट में मिलेगा, नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। मान लो 2 और 3 पिक कर लिया तो 2 माइनस 3 अगर बात करूं तो वो तो -1 है, -1 तो नेचुरल नंबर का सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये वाला नहीं होगा, नहीं हो सकता बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इन्हीं दो को डिवाइड कर देता हूं 2/3 तो क्या आपको नेचुरल नंबर में मिलेगा, चीजें जो भी आएगा आपके पास वो तो एक रैशनल नंबर आ गया, क्या वो नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए नहीं हो सकता, ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्लियर, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है, अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं और धीरे धीरे अपन यहाँ पे देखो मैं बहुत सारे ऑप्शन बना सकता हूँ। अभी सेट को अगर मैं चेंज कर दिया आपको, मान लो आपके पास मैंने दे दिया है ना, ये चीज़ आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सोचिएगा, है ना, ये चारों मैंने दे दिया आपको, ठीक है। और सेट मैंने मान लो आपको दे दिया नेचुरल नंबर का सेट, वो तो मैंने करके दे दिया नेचुरल नंबर का सेट, है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट के बाद मान लीजिए और क्या दे देते, इंटीजर्स का सेट दे देते, ठीक है। मैं जीरो को इंक्लूड करके दे रहा हूँ, नॉन जीरो इंटीजर्स भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डिवीजन को अगर डिफाइन कराना है, ठीक है। फिर इंटीजर्स के बाद मैं क्या लेना चाहता हूँ, मान लीजिए होल नंबर का सेट लेके और क्या करें अलग से, इंटीजर्स में तो आ गया वो, मान लीजिए रैशनल नंबर का सेट ले लो, रैशनल नंबर का सेट ले लो, इरेशनल नंबर का सेट ले लो, ठीक है, और रियल नंबर्स का सेट लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन पांचों पे सोचिएगा, तो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे वो चीज़, ठीक है। जूम सेशन में अकॉर्डिंगली आप मेरे को डाउट में पूछ लीजिएगा, ये चीज़ मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। आप एक बार सोचिएगा ज़रा कि सर ने बोला, ये तो सर ने कर दिया है कि ये इस सेट के अंडर में इन चारों में से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। आप इन चारों पे सोचिएगा तो प्रॉपरली, है ना, कि इन चारों ऑपरेशन के अंडर पे कौन सा, मतलब इन चारों सेट के अंडर पे कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा एक और दे देता हूँ, सेट ऑफ मान लीजिए क्या दे, नॉन जीरो रियल नंबर दे देते, ठीक है। चलो क्लियर है, ये आपका असाइनमेंट है, ये आप सोचिएगा घर पे प्रॉपरली, ठीक है। ये अपन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली हमारा जूम सेशन में, ठीक है, या फिर ऑफलाइन में, जैसे भी आप मेरे से मिल रहे होंगे अकॉर्डिंगली आप डिस्कस कीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूं एक और सेट का, सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये बड़ा फेमस सेट है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोलो या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारी चीज़ आप देख करके आए होंगे, ठीक है। या फिर आप सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोल सकते हो अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, हाँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलो या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोलो, वो आपका चॉइस है, ठीक है दोस्त। सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोलो या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलो, वो कंप्लीटली आपका चॉइस है, ठीक है। अभी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को अपन लोग कैसे निकालेंगे, हम क्या बोलते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वही सारे सॉल्यूशन होंगे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, दैट इज x टू द पावर 4 बराबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, है ना। x क्यूब इक्वल टू 1 का जो सॉल्यूशन होगा वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। तो -1 को उधर शिफ्ट कीजिए, फैक्टराइज कीजिए उसका, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो आपके पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इधर से अगर आप करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और इन सारी चीज़ों को अपन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे। तो सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का अगर बात करें तो 1 - 1 आयोटा
माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अगर अपन इन चारों ऑपरेशन पे सोचने का प्रयास करें, दैट इज प्लस इंटू माइनस डिवीजन इस सेट के अंडर पे, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट के अंडर पे? बोलिएगा जरा, फटाफट बोलिए, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? क्योंकि देख, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो इस सेट में से अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट पिक करूंगा तो ऑपरेट करने के बाद इसी सेट में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1 और -1 पिक किया, अगर दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 आ रहा है। क्या 0 इसी सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका रीजन आप क्या दोगे? सिंस 1 + -1 = 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट कैपिटल ए। इसको क्या बोल देते? कैपिटल ए सेट बोल देते, इसको बी बोल देते। सही बात है, क्लियर है। अभी अगर मैं इनटू का बात करूं दोस्त, इनटू का बात करूं तो इनटू क्या हो जाएगा? एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट अगर आप पिक करते हो, पिक करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसी सेट में बिलोंग करेगा। 1 × -1 आ रहा है यहाँ पे, 1 × आयोटा आयोटा आ रहा है, 1 × -आयोटा बन जाएगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, तो माइनस ऑफ -1 + 1 हो जाएगा। तो कोई भी दो चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, रीजन वगैरह जो भी अगर आप लिख के रखना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंगली लिख के रखिएगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। लिख के रखना अच्छी बात है ताकि आपको याद रहेगा, नहीं तो रिवीजन के वक्त भूल जाएंगे आप कहानी को, ठीक है। तो प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा चीजों को। माइनस का बात करूं तो 1 और आयोटा का अगर माइनस करते तो 1 - आयोटा, क्या 1 - आयोटा यहां पे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1 - -1 2 क्या बिलोंग कर रहा है इस सेट में? नहीं कर रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा अकॉर्डिंगली, ठीक दा। अच्छा, डिवीजन के बारे में सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सोच लो डिवीजन के बारे में। 1/-1, बिल्कुल -1 तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1/आयोटा, देखो 1/आयोटा को आप कैसे डील कर सकते हो? 1/आयोटा को आप रैशनलाइज कर सकते हो, ऊपर से एक आयोटा और नीचे एक आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आयोटा बाई -1 दैट इज माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। फिर -आयोटा/1 ये भी हो जाएगा, सही बात है। -1/- आयोटा ये भी हो जाएगा, 1/- आयोटा भी कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा पे। तो ये डिवीजन के केस में तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा दोस्त, इन दोनों पे हो जाएगा और इन दोनों पे नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इन सब का रीजन जो है वो भी अकॉर्डिंगली आप लिख करके रखिएगा प्रॉपर्ली, और इस चीज को आप अपना होमवर्क में डाल दीजिए। इसको जरूर आप खुद से कीजिएगा इन दोनों को, ठीक है। और बाकी सारे एग्जाम्पल्स जितने भी है वो छोटे मोटे 1 मार्क के क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क से ज्यादा वेटेज इनका नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, सही बात है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक बात है। बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप खुद से कीजिएगा, देखिएगा चारों के अंडर पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है इन चारों में से अंडर द गिवन सेट, है ना, और वो आप चेक कीजिएगा। तो अभी आप मेरे ख्याल से पूरा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि दोस्त बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सबसे पहली बात कि बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ऑपरेशन दिया हुआ जाना चाहिए, या तो हमारा नोन 4 बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन में से कोई ना कोई एक हो, या फिर अगर अननोन ऑपरेशन देता है तो उस तरीके से आपको A * B = A + B/2 उस तरीके से डिफाइन करके देना पड़ेगा ताकि आप जज कर पाओ। बात समझ में आए? तो पहला नीड है ऑपरेशन का। अगर चेक करना है कि ये ऑपरेशन, क्योंकि दुनिया का हर ऑपरेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है नहीं, ठीक है। जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा तो पहले आपके पास ऑपरेशन का इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा सेट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना सेट का मदद से आप कैसे चेक करोगे इस चीज को? समझ ही रहे होंगे आप। बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है। तो अगर किसी सेट आपके पास है और ऑपरेशन आपके पास है तो वो ऑपरेशन उस सेट के अंडर पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, क्योंकि हर ऑपरेशन एक पर्टिकुलर सेट के अंडर पे बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है दोनों, ऑपरेशन और सेट। अगर दोनों आपके पास नहीं दिया जाएगा तो बोला काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं कि फाइनली मैं ये कंक्लूजन बोल करके खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को, कि अगर स्टार किसी सेट ए बोलो या बी बोलो या जी बोलो, कुछ भी बोलो, आगे से हम जी ही बोलेंगे उसको क्योंकि ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। कोई भी ऑपरेशन स्टार किसी सेट ए के अंडर पे
बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब उस पर्टिकुलर सेट, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, उस सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, ऑपरेट करेंगे अंडर द गिवन ऑपरेशन, जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट का एक एलिमेंट होगा, ठीक है, तभी जाकर के हम बोलेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्त? चलो क्लियर है। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल फैमिली का मेंबर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ, बट एज नीड नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करने वाला। खैर इतना तक आप समझ गए होंगे सफिशिएंट तरीके से, ठीक है। अगर बात करने जाऊं तो और आधा घंटा मैं इसी के ऊपर बात कर सकता हूं कि कैसे बोला, पूरा फील दिला दूंगा आपको, नहीं कनेक्ट कर दूंगा, बट इतना बेसिक चीज़ों को फील दिला के करे क्या यार। ये आप खुद से भी सोच सकते हो कि फैमिली का मेंबर से कि कोई भी दो, एक मदर एक फादर को उठा देते, एक फैमिली में मान लो बहुत सारे मेंबर्स नहीं, तो एक बच्चे का अगर मैं बात करूँ तो उसका मदर फादर ढूंढना है, तो अकॉर्डिंगली हम कोई भी दो एलिमेंट पिक करेंगे, पिक करके ऑपरेट करके अगर वो बच्चा उसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो बाइनरी, मतलब अकॉर्डिंगली हम बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, वो क्लास में हो सकते तो अपन हंसी मजाक चलता है कि काम, ठीक है, बट यहाँ पे आप उतना ही बातचीत करेंगे, दैट इज जितना हमारा नीड है। एक्सेस में फालतू में बातचीत करके कोई खास फायदा है नहीं। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आएगा, फील कराने का चीज होगा, उस जगह पे जरूर फील कराएंगे, आप उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। तो चलिए, जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है बेशक आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, अपन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली सारे कहानी को, ठीक है। और कॉपी में आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट्स का बहुत फ़ायदा है क्योंकि एंड टाइम में नोट्स ही आपको हेल्प करता है और कोई हेल्प करने का होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा आप, जो भी होमवर्क मैंने दिया है ना, अच्छे से ये सारे चीज़ आप खुद से करके और करेक्ट करने का भी जगह रखिएगा, ताकि अगर करेक्ट करना पड़े आपको कर पाओ आप, है ना, या फिर आप उस चीज़ के मदद से कर पाओ, वाइटनर, इरेजर्स कुछ भी यूज़ करके अकॉर्डिंगली आप कर पाओ, ठीक है। चलिए, जो भी है बाइनरी ऑपरेशन वाला कहानी हमारा ख़त्म हुआ। अगला पार्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या आता है दोस्त? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आता है। ये पार्ट खत्म हो गया, अभी सेकंड पार्ट में हम गए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो लिखिएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, हेडिंग लगाइए, मैं उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। लिखिएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, हेडिंग लगाइए, लिखिए। मैं जी सेट को ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसके बाद एक ग्रुप आने वाला है और ग्रुप में हम जी के साथ ही डील करने वाले हैं। क्लियर है? चलो देखो, इफ जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ कैपिटल G is a non-empty set and star is a binary operation, and star is a binary operation on capital G, satisfying some properties, then the ordered क्या होता है? दो एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होता है, ये देखो। देन द ऑर्डर्ड पेयर G कॉमा स्टार is called an algebraic structure, बात समझ में आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है ये, आपको ऑलरेडी मालूम है कि algebraic structure क्या है। कि आप बोलोगे सर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक ऑपरेशन है, बट वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो अगर किसी सेट के अंडर पे स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर पा रहे हो, देन जी कॉमा स्टार जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे? एक बाइनरी ऑपरेशन बोल देंगे। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? वही फंडा है और कुछ भी नहीं है। अगर कोई सेट जी के अंडर पे एक स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी कॉमा स्टार जो होगा ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम डेफिनेटली क्या बोल रहे होंगे? एक बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे होंगे। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? उसी चीज को आपको फील करना है। अगर कोई सेट जी के अंडर पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर जी कॉमा स्टार है उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल रहे होंगे, है ना। जी कॉमा स्टार ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वही आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा और कुछ नहीं। समझ आ रहा है मेरे ख्याल से? ठीक है, मैं एक आध एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, ठीक है। वो आपका एग्जाम्पल यहाँ से और लिखने का क्या जरूरत है, पहले जो एग्जाम्पल किए थे उसी को उठा लो ना। जैसे अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बात करूँ, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंडर पे कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन था?
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो n कॉमा स्टार प्लस, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा मल्टीप्लिकेशन आर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। बट अगर उसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ में सब्ट्रैक्शन या फिर उसी नेचुरल नंबर सेट के साथ अगर मैं डिवीजन को पिक करता हूं तो वो सारे के सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे, और नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्त? बस उसी चीज को आपको समझ के रखना है अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। उसी चीज को आपको समझ पे रखना है अच्छे से। क्लियर है? समझ में आया ना? फिर हमारा जो अगला एग्जाम्पल था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला, याद है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर मैं एक सेट बोलूँ 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इस सेट के अंडर पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला जो सेट है, इस सेट के अंडर पे अगर मैं बात करूँ जी के साथ प्लस को, तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। इनटू अगर लेते तो ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, है ना, और अगर डिवीजन ले रहे तो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समझ हो ना? तो ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ ही पूरा कनेक्टेड है। अगर बाइनरी ऑपरेशन किसी को बहुत अच्छे से समझ आ गया दोस्त, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समझना उनके लिए कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से इस जगह पे, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लो एक बार फटाफट। जैसे ही आप नोट कर लेते हो पूरा कहानी बोला कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ, और आसानी से चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं रेज कर रहा हूँ, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली प्रॉपरली अपना नोट्स जो है वो बना करके रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते दोस्त, आगे बात करते हैं। आगे आपके पास आ रहा है डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों ग्रुप को पढ़ने का प्री रिक्वेस्ट था। ग्रुप को अगर समझना है हमें तो बाइनरी ऑपरेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि वो है क्या, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है। अभी अपन चलते किसके पास? ग्रुप के पास, कि ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है सर समझाओ। सबसे पहले ये बोलो कि ग्रुप होता क्या है, ठीक है, और फिर हमें ये समझाओ सर कि उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कैसे हम एक ग्रुप को पिक कर पाएंगे कि वाकई ये ग्रुप है भी या नहीं। बात समझ आ रहा है? वाकई ये ग्रुप है या नहीं। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? चलो तो फटाफट लिखिएगा, एक बार फटाफट लिखिएगा। हेडिंग लगाइए आप ग्रुप, हेडिंग लगाइए ग्रुप, कॉलन डेज देखिए, हेडिंग लगाइए ग्रुप अप, ठीक है। देखो, इफ कैपिटल जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ कैपिटल जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, if capital G be a non-empty set and star is a binary operation, and star is a binary operation satisfying on G, satisfying on G and satisfying on G, and if G also satisfies, and if G also satisfies the four property also satisfies the four property, Roman 1 closure property, Roman 1 closure property, Roman 2 associative, Roman 2 associative property, Roman 2 associative property, ठीक है। Roman 3 existence of identity, Roman 3 existence of identity, ठीक है। रोमन 4 में जो चीज आएगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉमा देन द सेट G is called a group, then the set G is called a group, then the set G is called a group, then the set G is called a group। बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा। देन द सेट G इज कॉल्ड अ ग्रुप। कहानी क्या बोलता है? देख दोस्त, बोल रहा है कि अगर आपके पास ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में डेफिनेशन में हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में लिखे थे, वही है ये सारे कंडीशंस। समझ में आया ना? अच्छा,
हमें बोला गया है कि भाई आपके पास मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट है G, आपके पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है G, और आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ऑपरेशन नहीं, बाइनरी ऑपरेशन, याद रखना। मतलब क्या कि इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट इस ऑपरेशन के अंडर पे अगर ऑपरेट कर देते तो रिजल्ट जो आएगा वो उसी सेट में बिलोंग करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, दैट इज अगर आपके पास G कॉमा स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हम उस सेट, उस नॉन एम्प्टी सेट G को उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर पे एक ग्रुप तभी बोल पाएंगे जब ये सेट G इस ऑपरेशन के अंडर पे ये चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या बोला? ये बोला गया है कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो G को स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है उस स्टार के अंडर पे एक ग्रुप हम तभी बोल पाएंगे जब वो सेट G के सारे एलिमेंट उस स्टार के अंडर पे ये चारों के चारों प्रॉपर्टी जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। तभी जाकर के हम इनको क्या बोल पाएंगे, एक ग्रुप बोल पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? हम एग्जांपल लेंगे, अब बिल्कुल टेंशन मत करो, आराम से चीजें समझा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं बोला। हाँ, अब टेंशन मत कीजिए बस। अब ये चारों प्रॉपर्टी अब बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो दोस्त, 8th क्लास में लगभग लोग पढ़ते हैं, मेरे जहां तक याद है 7th 8th क्लास में ये सब पढ़ लेते हैं ऑलरेडी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है, उसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाला है आपको, है ना। अगर मैं बोलूं कि समझिएगा बात को, हाँ नोट करने मत जाइएगा, समझिएगा बात को। अगर मैं बोलूं कि G से मैं कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लिया, ठीक है, और उन ऑपरेशन के अंडर पे हमने ऑपरेट कर दिया उनको, ठीक है, तो वो रिजल्ट आएगा, वो अगर G का एलिमेंट हो गया, A और B अगर G का एलिमेंट है और उस ऑपरेशन स्टार के अंडर में जब उन दोनों को मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अगर G का एलिमेंट हो गया दोस्त, तो मैं उसको डायरेक्टली क्या बोल पाऊंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा मैं बोल पाऊंगा। बात समझ में आया ना? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो एलिमेंट होगा ना वो G का यूनिक एलिमेंट होना पड़ेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू G तो होना पड़ेगा और यूनिक होना पड़ेगा। यूनिक मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता है G पे A स्टार भी अगर G का कोई एलिमेंट है तो यूनिक होना पड़ेगा, तब अपन क्या बोल पाएंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बात करूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है कि सर पहले कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, ठीक है, पहले कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, उसी सेट का दो एलिमेंट को ऑपरेट करो अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो रिजल्ट आएगा उसको एक और एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, ठीक है, समझ में आया, जहां पे ये एलिमेंट भी उसी सेट का एलिमेंट होगा, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अगर इस चीज के साथ इक्वल हो जाता है कि पहले मैंने बी और सी को ऑपरेट किया एंड देन उसका रिजल्ट को ए का साथ मैंने ऑपरेट किया, ए के साथ मैंने ऑपरेट किया, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, तब मैं क्लियरली बोल पाऊंगा कि ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ आ रहा है मेरी बात को? क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि भाई पहले मैंने ए बी सी तीन एलिमेंट पिक कर लिया G से, ठीक है, तो अभी किसका बारी है, अभी स्टार का बारी है। अगर मैं ए और बी को स्टार के अंडर पे ऑपरेट करूं, जो रिजल्ट आएगा वो अगर सी के साथ ऑपरेट, थर्ड एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूं, जो रिजल्ट आया वो अगर ब्रैकेट इंटरचेंज करके मैं निकालता हूं, है ना, पहले बी और सी को ऑपरेट किया, जो रिजल्ट आया वो ए के साथ ऑपरेट किया, और ये दोनों अगर इक्वल आ जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। वही स्टार के जगह पे बचपन में क्या हो जाता था, कभी प्लस हो जाता था तो कभी मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, बट कभी सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं होता था, क्योंकि सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप समझ ही रहे होंगे ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी दोनों सेम बात नहीं है। क्लियर है दोस्त? समझ आ रहा है आपको? तो वही चीज को आपको फील करना है एग्जैक्टली, अगर आप फील कर पाए तो बहुत अच्छी बात है ना। यही है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी स्टार के जगह पे प्लस माइनस इनटू डिवीजन या फिर आपका कोई भी नया ऑपरेशन बना करके दिया गया है वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात खास कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो
अगला आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। आइडेंटिटी एलिमेंट कब मतलब एग्जिस्ट करेगा, पहले तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा ही नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस को हम इस तरीके से डील कर पाएंगे कि मान लो उस सेट से मैंने जी से कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लिया ए, यहाँ पे साइड में जो लिखते जा रहा हूं इसका मतलब वैल्यू है बहुत ज्यादा है ना, ये नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बोला, क्योंकि ये तीनों के तीनों फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट जी सेट में बिलोंग कर रहा होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि ए स्टार ई अगर मेरे पास ए के इक्वल आ रहा है और वही चीज ई स्टार ए के भी इक्वल आ रहा है फॉर ऑल ए कॉमा ई बिलोंग्स टू जी, देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। और इस ई को जो हम बोलते हैं उसी ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। उसी ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, जो हर ऑपरेशन के लिए, हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्टार बोलेंगे, ठीक है। यहां पे बाइनरी ऑपरेशन हमने स्टार कंसीडर किया तो जनरल स्टार बोलेंगे, सही बात है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये होता है कि सर सेट से आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो, ठीक है, दो एलिमेंट पिक करो, उनको आप ऑपरेट करो अंडर द ऑपरेशन स्टार, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है एंड वही चीज बी स्टार ए के भी इक्वल हो रहा है, तब मैं बोलूंगा कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आया ना, क्लियर है। और इनका इन्वर्टेबल एलिमेंट जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वेयर बी इज द इनवर्स एलिमेंट या फिर इनवर्स ऑफ ए बोल सकते हो एंड वाइस वर्सा, मतलब ए भी बी का इनवर्स होगा और बी भी ए का इनवर्स होगा, यही कहानी मीन चलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट जी आपके पास है जो एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के अंडर पे डिफाइंड है और अगर उसने ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया इस स्टार के अंडर पे रहते हुए, तो इस सेट जी को मैं सिर्फ सेट नहीं बोलूंगा, तब उसको मैं एक ग्रुप बोल दूंगा। बात समझ में आ रहा है ना, तब मैं उसको क्या बोल दूंगा, एक ग्रुप बोलूंगा। तो अभी मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से डील कर पाए होंगे कि ग्रुप होता क्या है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा ना दोस्तों, बेसिक पे आज पहला लेक्चर है इसीलिए इतना समय ले रहा हूँ, नहीं तो इतना समय लेने का जरूरत ही नहीं बोला, ठीक है। तो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होगा ना तो बड़ा स्ट्रगल करोगे आप, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बोला सर क्या बोल रहे हैं आगे जाकर के, थ्योरम्स आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। सब ग्रुप आएगा, साइक्लिक ग्रुप आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, क्वेश्चन ग्रुप आएगा, बहुत सारी चीज आएगा, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बोला समझ आ रहा है ना, लैग्रांजेस थ्योरम आएगा, ठीक है। चलो तो इस चीज को ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके आप डील करना, ठीक है, कि सर ने क्या समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ग्रुप इस स्टार के अंडर पे, ये चार प्रॉपर्टीज तो है ही, ये चार प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ऑलरेडी आप यहां पे देख चुके हो, ये सारे के सारे क्या है, कम्यूटेटिव है। दैट इज ए स्टार बी जो होगा वो बी स्टार ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब ये प्लस के अंडर पे और इनटू के अंडर पे तो हो जाता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल है, बट माइनस और डिवीजन के अंडर पे तो नहीं होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए तो सेम नहीं है ना, हमेशा सेम होने के लिए ए बी दोनों को जीरो होना पड़ेगा, समझ हो ना। ए डिवाइडेड बाई बी और बी डिवाइडेड बाई ए भी सेम नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देता है, देन उस ग्रुप को हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप। एबेल नाम का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने यह आइडिया दिया था, समझ में आया ना, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा रोल है यार, ठीक है। लैग्रांजे एक फेमस मैथमेटिशियन है, ग्रुप थियरी डेवलप करने में बहुत खास उनका रोल है।
है ना। सबसे पहले तो गैलियो ने दिया था ये थियरी, है ना, उसके बाद एबल आया, फिर लैग्रांज आया, उनके बहुत सारे काम हुआ उसके ऊपर जाकर के रिसेंटली, है ना। रिसेंटली मतलब ये नहीं कि कल को हुआ, रिसेंटली मतलब समझ जाएगा 100-200 साल के अंदर हुआ है। समझ में आ रहा है ना, इसका जो भी रिसर्च है आप बोल सकते हो वो रिसेंटली हुआ है, लास्ट 200-250 ईयर्स आप ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है, चलो। तो ये हो जाएगा एबिलियन ग्रुप, बात समझ आ रहा है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के साथ साथ, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाता है, देन कंफर्म मैं बोल सकता हूं कि ये जी जो होगा वो उस वक्त सिर्फ एक ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा उस वक्त। बात समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्त। चलो, तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया ग्रुप थियरी का मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो, है ना, अब समझ गए होंगे। अभी अप्लाई करना बाकी है, अप्लाई करना बाकी है। जब एप्लीकेशन नहीं होगा जब तक, तब तक उतना अच्छे से चीजें स्ट्रांग नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से बस समझे होंगे, ठीक है। चलो, अप्लाई करना पूरा बाकी है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा नोट्स बना करके दे देता हूं आपको फटाफट, है ना। जैसे ही नोट्स बनाना हो जाएगा फिर हम और भी बहुत सारे बातचीत करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो आपने सिर्फ ग्रुप का डेफिनेशन लिखे थे शायद, ठीक है, ग्रुप का डेफिनेशन लिखे थे, है ना। द जी इज कॉल्ड अ ग्रुप, यहां तक लिखे थे शायद। उसके नीचे पैराग्राफ दे करके आप लिखो, इफ द सेट ऑल्सो फॉलोज द फिफ्थ वन दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ द सेट also follows the fifth one that is the commutative property, then it is called as abelian group. It is called as abelian group, ABELIEN, abelian group, LIEN क्या बोलो, AN, abelian group, ठीक है। चलो, उसके बाद आप चारों प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दे दो। क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है, उन चारों प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दे सकते हो आराम से, ठीक है। उन चारों प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दे दो, हो जाएगा काम। जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके दिया ना अच्छे से, उनको आप इंट्रोडक्शन की तरह यूज करो, ठीक है। चलो, अभी मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, जो मैं ब्लू पेन से लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोजली थोड़ा ऑब्जर्व करना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सर उस सेट से 2 एलिमेंट पिक करो, ऑपरेट करो, अगर उसी सेट का एलिमेंट मिल गया तब तो वो ग्रुप हो जाएगा, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये चीज तो आप पहले भी पढ़ा चुके हो ऑलरेडी, आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन जब पढ़ा रहे थे तब भी तो वही चीज बोले हो ना, तो इसमें नया चीज आप क्या बोले हो भाई, नया चीज इसमें कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए तो मैं अभी एक चीज आपको बोलने वाला हूं, और वो चीज क्या है जानते हो, कि उस चीज का मतलब यही है कि सर अगर मैं कभी भी किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का बात करूं तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप इसके साथ आप यहां पर लिख दीजिएगा स्टार दे करके कि एवरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मस्ट satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का बात करे तो वो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को तो उसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा दोस्त, ये मैंडेटरी है। उसको क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं करना है तो गड़बड़ हो जाएगा काम, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो जरूर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्त। चलो, ठीक बात है ना। अच्छा, एसोसिएटिव पे बोलने लायक कुछ नहीं है, आइडेंटिटी में जरूर बोलने लायक कुछ है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं है ना, अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मैंने जो ऑपरेशन बोला वो ऑपरेशन सेट आपका मान लो जी ही है, सेट आपका जी ही है, उसके साथ जो मैंने ऑपरेशन लिया बाइनरी ऑपरेशन वो स्टार ले लिया, ठीक है, वो स्टार ले लिया। तो अगर वो आप स्टार ले लेते हो तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहेगा, स्टार के जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, स्टार के जगह पे ई आ जाएगा, फॉर ऑल ए कॉमा ई बिलोंग्स टू जी, है ना। तो यहां से आप देख रहे होंगे ए कैंसिल होकर के ई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं ऑपरेशन को एडिशन फिक्स कर देता हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। वही चीज को बस ऑपरेशन को यहां पे ले जा करके ऑपरेट कर दीजिएगा पुट करके स्टार के जगह पे, और अकॉर्डिंगली सॉल्व होकर के जो भी ई आएगा वही हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट।
ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट इज जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, जीरो होगा। बात समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं रोमन 2 में जी कॉमा मल्टीप्लीकेशन का अगर बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्त, a इंटू ई बराबर a इज इक्वल टू ई इंटू ए, क्योंकि स्टार के जगह पे तब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और वहां से सॉल्व करके अगर मैं e का वैल्यू 1 आता है तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, दैट इज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to multiplication, 1 is the identity element with respect to multiplication। ऐसे अगर आपके पास ये तो दो ऑपरेशन हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेशन, इसीलिए तो आप सोचो ना बचपन में हम बोलते थे कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स बोलते थे ना, जीरो सॉरी इनवर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो को हम अगर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसीलिए तो जीरो को किसी भी चीज के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आता था। क्यों, क्योंकि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। यही चीज इसको एक्सप्लेन करेगा ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये 8th में भी ऑलरेडी मिलता है आपको, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे चीज़ों को तो आपको याद होगा, ठीक है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी आप बचपन में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के सारे बातचीत, समझ में आया ना। चलो, तो जीरो को किसी भी चीज़ के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर मैं इन्वर्स का बात करूं तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इन्वर्स का भी बातचीत कर सकता हूँ सेम फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसके आइडेंटिटी के अंडर पे जब आप ये चीज़ लिखे होंगे एक साथ एग्जाम्पल दे करके लिखो, फिर इन्वर्स में आप चले जाना, ठीक है। अच्छा, इन्वर्स का अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन्वर्स में आप देख सकते हो, इन्वर्स का अगर मैं बात करूं तो इन्वर्स में आप देख सकते हो, अगर मैं मान लो g कॉमा प्लस मान लेता हूं, ठीक है, तो g कॉमा अगर मैंने यहां पे प्लस मान लिया तो a प्लस बी इज इक्वल टू, स्टार की जगह पे तो प्लस आ जाएगा और e के जगह पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर दैट इज b इज द इनवर्स, जिसको हम एडिटिव इनवर्स का नाम से भी जानते थे, पुकारते थे बचपन में हम, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप एडिटिव इनवर्स भी निकाल सकते हो, है ना। और सिमिलरली अगर आप दूसरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसीडर करो विथ मल्टीप्लिकेशन, देन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि a इंटू बी किसके इक्वल आ जाएगा, e के जगह पे तो 1 आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 है, इज इक्वल टू b इंटू ए। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, 1/a आ गया, ठीक है। दैट इज b बराबर 1/a, या फिर आप यहाँ पे b इक्वल टू माइनस a लिख दो, ठीक है। माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a। सिमिलरली b इक्वल टू 1/a इज द क्या होगा दोस्त, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। क्लियर है, b इज द b बराबर 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। बात समझ आया। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक सिंपल ऑपरेशन के अंडर पे प्लस और इनटू उनके अंडर पे देख लिया कि एडिटिव इनवर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव लगाने के पीछे एक ही लॉजिक है, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ में आया ना, क्लियर है। चलो, तो इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा दोस्त बहुत अच्छे से, है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में मैं बता चुका हूँ, और अगर वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है देन वो एबिलियन ग्रुप होगा, वो भी मैं लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो एक आध दो इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, देन हम धीरे धीरे आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। बेसिक्स है कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में अलग अलग फ्रेम में पूछ दिया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नोट का बात करूँ तो आप देखोगे कि मैं ये लिख रहा हूँ कि इफ जी सेटिस्फाई ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, जी अगर इन पांचों को सेटिस्फाई ना करके सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन जी इज नोन एज ग्रुपॉइड। जी को हम क्या बोलते हैं,
ग्रुपॉइड बोलते हैं। क्वेश्चन में लिख देता है कभी कभी, ये अगर पता नहीं है आपको तो फंस जाते बच्चे लोग इसीलिए। उसके बाद क्या आएगा, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, अगर इन दोनों को, अगर पहला दोनों को सेटिस्फाई करता है देन जी इज नोन एज सेमी ग्रुप। जी को क्या बोला जाता है, सेमी ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर जी क्लोजर एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है देन जी को हम क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। देन जी इज नोन एज मोनोइड। ये सारे कहानी आप याद रखिएगा अच्छे से। अगर चारों के चारों, ऑल फोर अगर सेटिस्फाई करता है तब तो आप जानते ही हो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और अगर ऑल फाइव सेटिस्फाई होता है देन उसको हम क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये सारे छोटे मोटे डेफिनेशंस जो है याद रखिएगा। अगर उनको ग्रुप होना है तो चारों के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना। इनमें से कोई भी दो किया, कोई भी एक किया तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई भी एक कर रहा है, पहला वाला कर रहा है सिर्फ, तो ग्रुपॉइड होगा। सिर्फ एसोसिएटिव अगर करता है तो ऐसा कोई सच कोई नाम नहीं दिया गया है उसको, ठीक है। ग्रुप तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप तो तभी बोल सकते हैं जब चारों होगा, ठीक है। अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ग्रुपॉइड बोलेंगे, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप बोलेंगे, सिर्फ एसोसिएटिव है तो मेरे को नहीं पता क्या बोलते, कोई नाम नहीं दिया गया। और क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी अगर तीनों करते हैं तो मोनोइड बोलते हैं। ऑल फोर ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड क्या बोल रहे हो, ग्रुप बोलते हैं। और अगर ऑल फोर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गया देन उसको हम एबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आया ना। चलो, तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हो ना, अगर आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। आप नोट में जब ये चीज़ ऐड करके रखोगे तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूँ कि एक सेमी ग्रुप, तो एक सेमी ग्रुप तो ग्रुपॉइड हमेशा होगा। अगर मैं एक मोनोइड का बात करूँ तो वो तो सेमी ग्रुप और ग्रुपॉइड दोनों होगा, क्योंकि उसमें 1 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, ठीक है। अगर मैं एबिलियन ग्रुप का बात करूँ तो एबिलियन ग्रुप भी होगा, एबिलियन ग्रुप मोनोइड भी होगा, एबिलियन ग्रुप सेमी ग्रुप भी होगा, एबिलियन ग्रुप ग्रुपॉइड भी होगा। बट अगर मैं बात करूं सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप ग्रुपॉइड होगा, बिल्कुल ठीक है। बट सारे सेमी ग्रुप क्या मोनोइड हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एबिलियन ग्रुप हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फोर्थ वाला कंडीशन नहीं आ रहा है, थर्ड वाला कंडीशन नहीं आ रहा है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर ये होता है तो ये चारों के चारों होगा, अगर ये होता है तो ऊपर का तीनों होगा, अगर ये होता है तो ऊपर का दोनों होगा। ऐसे आप समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बट अगर ये होता है तो जरूरी नहीं है ना उसका नीचे का होगा। तो इस तरीके का 1 मार्क का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आपको दे सकता है। आप जानते होंगे कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन कितना ज़्यादा दिया जाता है, लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आराम से ग्रुप थियरी से तो आपको 15 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें एक आध क्वेश्चन तो ये सब आपको आराम से दे दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ इन सारे चीज़ को आप ध्यान से समझ करके रखिएगा, याद रखिएगा चीज़ों को, बेसिकली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप कर नहीं पाएंगे ना, ठीक है। कि किसको क्या बोलते हैं वो याद रख लेना, बाकी आप आराम से कर लोगे। अगर आपको एग्जाम में बोला जाता है कि अगर कोई जी एक सेमी ग्रुप है तो वो ग्रुप होगा क्या, या फिर वो एबिलियन ग्रुप होगा क्या, तो डायरेक्टली आप आंसर बोल दोगे नो, ठीक है, आप जानते हो। बट अगर ग्रुप होता है तो वो ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप सब कुछ होगा। ये आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे अकॉर्डिंगली कि कैसे आंसर करना है चीज़ों को। बात समझो आप, मेरी बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे दोस्त, है ना। यहाँ पे और ख़ास कुछ बात करके फ़ायदा है नहीं। क्लियर है, बात समझ में आया ना, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में देखो दोस्त, मैं यहाँ तक कि थियरम्स और स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ऑर्डर क्या होता है वो हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वही ये आप ऑलरेडी जानते हो। और थ्योरम्स जो मेन चीज़ है उसमें हम फोकस करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम थ्योरम्स को डील करने वाले और ग्रुप्स का क्वेश्चन को उठाने वाले, ठीक है। बहुत सारे 10-15 वैरायटी का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। मैं कुछ करके दूंगा, कुछ आपका होमवर्क रहेगा, आप करके आओगे, देन अपन क्लास में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली सारे कहानी को, ठीक है। जो भी आपका डाउट्स है या फिर जो भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, रिलेट कीजिएगा दोस्त, हाँ, कि सिर्फ मैं पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जा करके आपका चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो मैं पढ़ा देता सब कुछ, आपको पूरा 100 में 100 मिल जाता है, यही बात था ना। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, इस चीज़ को आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि
जहाँ तक पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को समझिए अच्छे से। जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा अकॉर्डिंगली क्लास में, है ना। अपन सारे क्वेरीज आपका लेके क्लियर करके दे देंगे, वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में तो कुछ पढ़ाने का होता नहीं है, तो सारे नोट्स बना करके अच्छे से चीज़ों को पढ़ के आप क्लास में अटेंड कीजिएगा, ठीक है। यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। और एक एक चीज़ अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करने वाले, थ्योरम्स को देखने वाले, 5-6 प्रकार के डिफरेंट जितने भी बेसिक ग्रुप्स के ऊपर थ्योरम आते हैं उनको हम स्टडी करने वाले। देन ग्रुप्स का एग्जाम्पल हम पिक करने वाले, ठीक है। ग्रुप मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रुप का क्वेश्चन, आपको कोई भी सेट दे दिया जाएगा, कोई भी ऑपरेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसको ग्रुप प्रूफ करना है। तो कैसे उसको प्रूफ करेंगे, उस कहानी को हम डिटेल में सीखेंगे, कैसे उसको लिखना है, आंसर कैसे राइट करना है और आपको प्रूफ कैसे सोचना। पहला तो सोचने का बारी आता है, फिर राइटिंग का बारी आता है। तो दोनों चीज़ पे अपन काम करके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सोचते कैसे, कि ग्रुप प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूविंग का जो एग्जैक्ट टेक्निक है कि किस चीज़ में पकड़ोगे तो पूरा पूरा सारे कहानी क्लियर हो जाएगा। तो गजब तरीके से बोला, एकदम क्लियर करके दूंगा अगले क्लास में। कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ, अगर नहीं रहते हो कनेक्ट तो बोला सिखा नहीं पाऊंगा आपको। बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा अगले दिन एकदम मजे फुल एनर्जी के साथ। आज मेरा एनर्जी उतना ठीक नहीं था, तबीयत थोड़ा सा इधर उधर था, बट फिर भी अगले दिन में हम और भी अच्छे तरीके से एफर्ट लगा करके आपको सारे थ्योरम्स और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जाम में आने लायक, वो सारे अपन पिक करके देंगे। और एकदम बेसिक से पकड़ के दूंगा कि इस जगह पे पकड़ो तो सारे क्वेश्चन बोला अपना आप खुद से फिनिश हो जाएगा। आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं होगा, उसके बस आंसर राइट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उस चीज को अगर आप पकड़ लिए तो इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत ही नहीं होगा, बहुत ही फ्लो में निकल जाएगा पूरा टॉपिक। क्लियर है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहां तक समाप्त करते क्लास। अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में।